गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज प्लांट फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हालांकि स्टार्टिंग में पहले चैप्टर से शुरू करना चाहिए, लेकिन क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा थी, बच्चे कह रहे थे कि पहले सर फोटोसिंथेसिस का वीडियो बनाइए, तो इस वजह से पहले फोटोसिंथेसिस को रिकॉर्ड किया हमने, उसके बाद रेस्पायरेशन। आज हम वापस पहले चैप्टर में आते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी के। आप सभी लोग जानते होंगे कि प्लांट फिजियोलॉजी में 5 चैप्टर हैं। सबसे पहले है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, उसके बाद मिनरल न्यूट्रिशन, उसके बाद है फोटोसिंथेसिस, फिर रेस्पायरेशन, फिर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। टोटल 5 चैप्टर्स हैं और इन पांचों चैप्टर से एक एवरेज अगर देखा जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन हर चैप्टर से आता है। तो मेरे ख्याल से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है हमेशा नीट के अंदर। और 10 से 12 क्वेश्चन का मतलब है कि कम से कम 40 to 50 या 45 नंबर कम से कम वहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी। और ये यूनिट एक्चुअल में रेस्पायरेशन जो यहाँ पे पढ़ाया जाता है, तो जो बच्चे फर्स्ट ईयर में होते हैं एमबीबीएस के, उनको जो बायोकेमिस्ट्री एक सब्जेक्ट होता है उसको पढ़ाया जाता है, उसके अंदर भी इन सब चीज़ों का काफ़ी यूज़ होता है वहाँ पे। जैसे कि ग्लाइकोलिसिस जो हमने रेस्पायरेशन के अंदर पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, तो ग्लाइकोलिसिस के बारे में एमबीबीएस के पहले साल में पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये बायोकेमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है। जो बच्चे एमबीबीएस करते पहले साल में उनको बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, तो बायोकेमिस्ट्री में ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो ये अगर आपका अभी से काफ़ी स्ट्रांग होगा तो आगे आपको काफ़ी आसानी होगी समझने में चीज़ों को। तो आज हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 प्लांट फिजियोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर। तो देखिए यहाँ पे जब भी हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत सारे प्लांट के अंदर बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं जो ट्रांसपोर्ट होते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लांट के अंदर हमको पता है कि वाटर का भी ट्रांसपोर्ट होता है, प्लांट के अंदर मिनरल्स का भी ट्रांसपोर्ट होता है, प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेटिक मटेरियल्स का भी ट्रांसपोर्ट होता है, जिसको हम फ्रक्टोज, ग्लूकोज या कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी मोनोसेक्राइड, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, इन सब का भी ट्रांसपोर्ट होता है। या हम कहें सुक्रोज, इन सब का भी ट्रांसपोर्ट होता है। इसी तरीके से प्लांट के अंदर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, इनका भी ट्रांसपोर्ट होता है। इसी तरीके से और बहुत सारे स्टिमुलाई होते हैं प्लांट के अंदर, इनका ट्रांसपोर्ट होता है। इसी तरीके से जो मिनरल यहाँ पे हमने बताया कि रूट के ज़रिए से मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं प्लांट के अंदर, तो इन सब चीज़ों का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब देखिए प्लांट को अगर हम देखें ध्यान से, तो प्लांट आपने देखा होगा कुछ प्लांट बहुत छोटे भी होते हैं, कुछ प्लांट बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो आप सोचिए कि इतने बड़े प्लांट्स के अंदर पानी, मिनरल और जो फोटोसिंथेटिक मटेरियल है जिसको हम ग्लूकोज या सुक्रोज कह सकते हैं, इन सब चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है प्लांट के अंदर, एक मतलब एक फैसिनेटिंग क्वेश्चन है ये। मतलब कभी कभी जब आप सोचोगे तो आपको लगेगा कि मतलब प्लांट के अंदर ना तो कोई हार्ट है, ना ही कोई रेस्पायरेटरी सिस्टम जैसे हमारे अंदर होता है, तो प्लांट के अंदर ये सारी चीज़ें कैसे हो पाती, ना उनके पास कोई प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। जैसे हमारे पास है ब्लड होता है तो चीज़ों को लेकर के जाता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का पूरा प्रोसेस है, लेकिन प्लांट में तो ये सब चीज़ें हैं नहीं, तो हो कैसे पाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को हम यहाँ पे इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो जो सब्सटेंस सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट करवाना होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कोई मॉलिक्यूल है, सेल के अंदर ही हमको ट्रांसपोर्ट करवाना है, या किसी मॉलिक्यूल के एक सेल से दूसरे सेल तक भेजना है, या टिश्यू के अंदर ट्रांसपोर्ट करवाना है, तो यहाँ पे कुछ सिंपल प्रोसेस होते हैं जिसको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला टॉपिक होता है इस चैप्टर का, उसका नाम है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे बहुत डिटेल में। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इस टॉपिक का नाम है। देखिए इस टॉपिक के नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे चीज़ों को शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ट्रांसपोर्ट करवाया जाएगा। ठीक है, तो जब आपको सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट करवाना है, जैसे हमने पहले भी कहा सेल टू टिश्यू ट्रांसपोर्ट करवाना है या सेल के अंदर ही ट्रांसपोर्ट करवाना है, तो इसको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और इसके अंदर कुछ प्रोसेस होते हैं जिसके हेल्प से ये काम किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न एक ही बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जिसके अंदर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जब कराया जाता है तो डिफ्यूज़न से हेल्प लिया जाता है। इसी तरीके से होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न से भी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में हेल्प लिया जाता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। इसी तरीके से होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो जब मॉलिक्यूल्स को शॉर्ट डिस्टेंस में ट्रांसपोर्ट करना होता है
डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बेसिकली इन तीनों प्रोसेस से हेल्प ली जाती है। लेकिन जब मॉलिक्यूल्स को लंबे डिस्टेंस तक भेजना होता है, आप सोचिए कि प्लांट के अंदर जो मिनरल एब्जॉर्ब हो रहे हैं, जो वाटर एब्जॉर्ब हो रहे हैं, उनको रूट से लेकर के एक प्लांट की हाइट मैक्सिमम, कभी कभी प्लांट 100 मीटर के हो सकते हैं, 60 मीटर 70 मीटर के हो सकते हैं, इन हाइट्स तक जो वाटर मिनरल को लेकर के जाना होता है, ये कैसे लेकर के जाते हैं, तो इसको कहा जाता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो एक टॉपिक हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। इस चैप्टर में बेसिकली 3 ही मेजर टॉपिक्स हैं। दूसरा टॉपिक है प्लांट वाटर रिलेशन। इस चैप्टर को अगर हम 3 पार्ट में बांटें तो गलत नहीं होगा। प्लांट वाटर रिलेशन, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, प्लांट वाटर रिलेशन। और तीसरा इस चैप्टर का अंदर जो टॉपिक है वो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ पे देखिए, जब प्लांट वाटर रिलेशन जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, इसके अंदर वाटर पोटेंशियल क्या होता है, सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है, इसी तरीके से इम्बाइबिशन क्या है, इसी तरीके से ऑस्मोसिस क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, टर्गर प्रेशर, वाल प्रेशर, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है कि जैसे अभी हमने कुछ देर पहले कहा कि रूट के अंदर जो एब्जॉर्ब हो रहा है वाटर मिनरल, इसको हमें प्लांट के मैक्सिमम हाइट तक, यानी कि कभी कभी 100 मीटर तक लेकर के जाना है, तो हम कैसे लेकर के जाएंगे, तो यहाँ पे तरीका होता है, उसको कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। तो जब मॉलिक्यूल्स को लंबे डिस्टेंस तक ले जाना होता है तो वहाँ पे हम ट्रांसलोकेशन करवाते हैं। ट्रांसलोकेशन करवाने के लिए कुछ स्पेशल टिश्यूज होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जाइलम। इसी तरीके से जाइलम के अंदर वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है। और इसी तरीके से एक और टिश्यू होता है जिसको हम फ्लोएम बोलते हैं। जाइलम और फ्लोएम के बारे में 9th क्लास में भी पढ़ाया जाता है। फ्लोएम के अंदर फोटोसिंथेटिक मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है और जाइलम के अंदर वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। इसके बारे में हम लोग डिटेल में आज बात करेंगे। उसके बाद ये वाला प्लांट वाटर रिलेशन और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, इसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक टॉपिक हमको समझना है, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट। डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे अभी हमने कुछ देर पहले आपको कहा कि प्लांट के अंदर बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना, वाटर भी है, मिनरल भी है, फोटोसिंथेटिक मटेरियल भी है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे सब्सटेंसेज हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, इसी तरीके से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, बहुत सारे स्टिमुलाई हैं। तो प्लांट के अंदर इतनी सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट कैसे हो पाता है, ठीक है, यानी कि किस डायरेक्शन में होता है, कैसे होता है और किस डायरेक्शन में होता है, तो इस चीज़ को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कि डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ पे बेसिकली 3 चीज़ों को हमें डिटेल में समझना है कि प्लांट के अंदर डायरेक्शन कैसे कैसे होता है ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, तो उसको हम एक डायग्राम से बना करके समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक टेंटेटिव डायग्राम है, हालांकि प्लांट ऐसा नहीं होता है, लेकिन जस्ट समझने के लिए हमने ऐसा प्लांट बना दिया है। ये कोई प्लांट है। प्लांट के अंदर से हम लोग जानते हैं कि पत्तियों के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, खाना बनता है, ठीक है, जिसको हम फोटोसिंथेटिक मटेरियल बोल देते हैं सिंपली। तो यहाँ पे जब पहली बार फोटोसिंथेसिस हुआ, यानी कि जो ग्लूकोज बना, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पहले चेंज किया जाता है सुक्रोज के अंदर। सुक्रोज को यहाँ फिर हम लोड कर देते हैं, कौन सा टिश्यू होता है, फ्लोएम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो सुक्रोज को सबसे पहले जो लोड किया जाता है, यहाँ से ग्लूकोज बना, ठीक है, और सुक्रोज के रूप में इसको लोड किया गया। तो जब फोटोसिंथेसिस होता है तो जो बनता है मॉलिक्यूल, उसका नाम होता है ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, मोनोसेकेराइड है। ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है सुक्रोज के अंदर और फिर सुक्रोज को लोड किया जाता है फ्लोएम के अंदर। फ्लोएम भी एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जिसके बारे में हम लोग एनाटॉमी में समझेंगे बहुत डिटेल में। यहाँ पे कई सारे कंपोनेंट होते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे एनाटॉमी चैप्टर में। यहाँ पे सुक्रोज को हम लोड कर देते हैं। उसके बाद सुक्रोज, जाहिर सी बात है, प्लांट के अपर पार्ट्स में भी इसकी ज़रूरत है। ठीक है, हो सकता है कि कोई लीफ बन रही है आगे, हो सकता है कोई फ्लावर डेवलप हो रहा है, हो सकता है कि कोई फ्रूट डेवलप हो रहा है या मैच्योर हो रहा है या फ्रूट की राइपनिंग हो रही है, तो वहाँ पे सुक्रोज की ज़रूरत है, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। इसी तरीके से इसको रूट की तरफ के भी जो टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको भी ज़रूरत है, इस तरफ भी इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। तो फ्लोएम के अंदर हमने क्या समझा कि बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है। ये कई बार नीट में पूछा जा चुका है। ठीक है, अपर साइड में भी और लोअर साइड में भी, इसी को बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो फ्लोएम के अंदर होता है बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट।
अब हम बात करते हैं जाइलम के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो जो रूट के अंदर वाटर और मिनरल का जो एब्जॉर्प्शन हुआ था उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि रूट के आसपास बहुत सारे सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे वाटर भी पाए जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं बहुत सारे टाइप के। तो ये सारी चीज़ें जब एब्जॉर्ब होती हैं रूट के ज़रिए से, ठीक है, तो फिर रूट के ज़रिए से जब ये मूव करती हैं तो यहाँ पे एक टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं जाइलम। ठीक है, जाइलम भी एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। तो ये जो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब होता है रूट के ज़रिए से, ये जाइलम के ज़रिए से सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि रूट के नीचे तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो रूट के नीचे जाएगा कैसे, तो रूट के नीचे नहीं जाता, सिर्फ ये प्लांट के ऊपर की तरफ जाता है। इसीलिए जाइलम के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको कहा जाता है यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये जो टिश्यू है उसका नाम है जाइलम, और इसमें सिर्फ और सिर्फ यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है और कोई डायरेक्शन इसमें नहीं होता। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज़ें नीट में पूछी जाती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सब। ठीक है, तो यहाँ से क्या चीज़ एब्जॉर्ब की गई थी, वाटर प्लस बहुत सारे टाइप के मिनरल्स। ठीक है, ज़मीन के अंदर 106 मिनरल्स होते हैं, तो मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर के अंदर हम लोग और डिटेल में समझेंगे। तो ये जो टिश्यू है इस टिश्यू का नाम है जाइलम, इस वाले का, और ये जो टिश्यू ग्रीन कलर से हमने बनाया था इसका नाम है फ्लोएम। ठीक है, इसके अलावा वाटर और मिनरल के अलावा ग्लूकोज के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है। जैसे पहले भी हमने आपको बताया बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं, बहुत सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं। तो ये सब कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं उनके अंदर होता है मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, हो सकता है कि उनको किसी ग्रोइंग पार्ट के अंदर ज़रूरत हो, उसकी रूट के पास ज़रूरत हो, या किसी लीफ में उनको जाना हो, इसीलिए उसको कहा जाता है मल्टी डायरेक्शन ट्रांसपोर्ट। तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनका मल्टी डायरेक्शन ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ पे एक और चीज़ समझना ज़रूरी है, जो पत्ती या जो प्लांट के पार्ट्स सेनेसेंट स्टेज में चले जाते हैं, यानी कि जो बूढ़े हो रहे हैं, मर रहे हैं, अब उनकी रिक्वायरमेंट नहीं प्लांट के अंदर। ठीक है, तो उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको फिर से प्लांट के अंदर से या उस ऑर्गन के अंदर से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, और उसके बाद फिर उसको जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे भेज दिया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे, मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में और ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में दिया हुआ है। तो फिलहाल के लिए हमने 2-3 चीज़ें यहाँ पे समझी हैं। जाइलम और फ्लोएम के ज़रिए से जो ट्रांसपोर्ट होता है फोटोसिंथेटिक मटेरियल और वाटर और मिनरल का, इसको कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। और ये एक्चुअल में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और जब और डिटेल में तो वहाँ पर और अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि इस चैप्टर को अगर हम लोग डिवाइड करें तो बेसिकली 3 मेजर टॉपिक्स हैं। एक है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, दूसरा है प्लांट वाटर रिलेशन, और तीसरा टॉपिक है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के अंदर हमने आपको बताया कि चीज़ों को एक सेल से दूसरे सेल के अंदर, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई प्लांट सेल है, यहाँ पे इस प्लांट सेल के अंदर हमको कोई चीज़ भेजनी है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करनी है, या इसके आसपास कोई और सेल है, इन दोनों के आसपास हमको चीज़ों को भेजनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली इसी सेल के अंदर मान लीजिए किसी चीज़ को भेजना है, इसी सेल के अंदर ये इस सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करके हमको यहाँ तक भेजना है। तो यहाँ पे कौन से ट्रांसपोर्ट होगा, डिफ्यूज़न। ठीक है, सिंपल ट्रांसपोर्ट, या फिर इसको हमें इस सेल से भेज करके इस सेल तक पहुँचाना है। ठीक है, यहाँ पे पहुँचाना है, तो यहाँ पे भी कौन सा ट्रांसपोर्ट होगा, सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन एक सिंपल प्रोसेस है, ये एक फिजिकल प्रोसेस भी है, इसके लिए बायोलॉजिकल सिस्टम की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बस एक चीज होती है कि जहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वो अपने आप कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव करके चला जाएगा। यहाँ पे जरूरी नहीं कि कोई मेम्ब्रेन हो, मेम्ब्रेन हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मेम्ब्रेन होना कंपलसरी नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किसी ने परफ्यूम छिड़का, ठीक है, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि पूरे कमरे में उसकी खुशबू फैल जाती है। ठीक है, तो ये भी एक प्रोसेस है डिफ्यूजन का। इसी तरीके से आपने देखा होगा घरों के अंदर जब कोई टेस्टी खाना बन रहा होता है, किचन के अंदर मम्मी बना रही होती है, तो बच्चे क्या करते हैं या हम लोग तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमको पता चल जाता है कि कोई टेस्टी चीज़ बन रही है घर के अंदर। ठीक है, तो हम लोग वहाँ मूव करके चले जाते हैं, तो ये भी एक टाइप का डिफ्यूजन है। इसी तरीके से गैस कभी लीकेज होता है उसके अंदर, तो उसका भी जो है ऑर्डर आने लगता है हमारे आसपास, तो उससे भी हम समझ जाते हैं यहाँ पे कोई गैस की लीकेज हो रही है, तो ये भी एक टाइप का डिफ्यूजन है। ठीक है, तो डिफ्यूजन के बारे में अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे नो एटीपी, कोई एटीपी खर्च नहीं होता, कोई एनर्जी नहीं चाहिए, नो प्रोटीन, कोई स्पेशल प्रोटीन नहीं होते ट्रांसपोर्ट करने के लिए, नो स्पेशल प्रोटीन,
ठीक है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है, स्लो प्रोसेस। इसी तरीके से नॉट सेलेक्टिव, ये सेलेक्टिव प्रोसेस नहीं है, और ये हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। एक सब्सटेंस इस तरफ बहुत ज़्यादा है तो ये उस तरफ जाएगा जिस तरफ कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, तो इसी को सिंपली डिफ्यूजन कह दिया जाता है। डिफ्यूजन जनरली प्लांट के अंदर, जब हमने आपको बताया कि सिंपल प्रोसेस है, एक जगह से दूसरे जगह या एक सेल से दूसरे सेल के अंदर या एक ही सेल के अंदर जब चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना होता है, खास करके गैसों का, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर बस इतना ही है, इसमें कुछ और खास नहीं, बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है डिफ्यूजन। ठीक है, उसके बाद है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देखिए फैसिलिटेशन मतलब होता है थोड़ा सा हेल्प करना या सपोर्ट करना। तो जो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोफिलिक होते हैं, जो आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते, या जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो डिफ्यूजल, जो सॉल्युबल नहीं होते, उनके लिए स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है। आप यहाँ पे खुद ही सोच सकते हैं, कोई आदमी नदी पार करना चाहता है, उसको तैरना नहीं आता तो कैसे पार करेगा? जाहिर सी बात है, उसको सपोर्ट लेना पड़ेगा, या किसी आदमी की हेल्प ले, या नाव के अंदर बैठ करके वो पार करे नदी को, या किसी ब्रिज वगैरह के हेल्प से वो पार करेगा। ठीक है, लेकिन जिनको तैरना आता है तो वो डायरेक्टली नदी को पार कर सकते हैं तैर करके। ठीक है, तो यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारा, हम लोग जानते हैं बाइलिपिड लेयर से बना हुआ बेसिकली, कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं, इंटीग्रल, पेरिफेरल प्रोटीन्स। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं। तो ये इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। लेकिन इसके अंदर हमने बताया कि जो मॉलिक्यूल हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं, जो क्रॉस नहीं कर सकते प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, उनको क्रॉस करने के लिए कुछ स्पेशल प्रोटीन्स का रास्ता दिया जाता है, चैनल दिया जाता है। ठीक है, तो वो वहाँ से क्रॉस करके बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और ये मॉलिक्यूल भी हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा और इस तरफ कंसंट्रेशन बहुत कम होगा। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चलते हैं, सिंपल डिफ्यूजन की तरह ही है। बस खाली उन मॉलिक्यूल के लिए होते हैं जो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर डिफ्यूजिबल नहीं है, या इसके अंदर डिजॉल्व नहीं हो पाते, या हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, पानी से प्यार करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे भी कोई एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नो एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी। ठीक है, एटीपी खर्च नहीं होगा यहाँ पे, इसीलिए इसको भी सिंपली डिफ्यूजन कह दिया जाता है, इसमें कोई एटीपी खर्च नहीं होगा। यहाँ पे लेकिन क्या है कि सैचुरेशन आ सकता है, क्योंकि ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है। अब भाई इसमें एक रास्ता है, ठीक है, कोई पुल है, कोई ब्रिज है, तो उस पर एक लिमिटेड अमाउंट में ही गाड़ियाँ पास कर सकती हैं। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे सैचुरेशन आ सकता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 प्रोटीन्स पास कर सकते हैं, अब जबरदस्ती हम सोचे कि नहीं हम 15 प्रोटीन्स को पास करवाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सैचुरेशन आ सकता है। हाईली सेलेक्टिव प्रोसेस होता है, क्योंकि प्रोटीन है भाई, सबको थोड़ी जाने देगा, कुछ मॉलिक्यूल्स को जाने देगा, कुछ को नहीं जाने देगा। ठीक है, तो ये इसीलिए बहुत ज़्यादा हाईली सेलेक्टिव होता है। सैचुरेशन यहाँ पे आ सकता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करके जाता है। स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, कोई एटीपी की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होती है। इसी को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहा जाता है। और यहाँ पे स्पेशल प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है। इस प्रोटीन को कभी कभी ट्रांसपोर्टर्स भी कह दिया जाता है। तो ट्रांसपोर्टर्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, जिसके बारे में आप किसी चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, तो ये था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में। उसके बाद फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी एक दो टॉपिक और दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे पोरिन्स हैं। पोरिन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। पोरिन्स 2-3 जगह पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स, आउटर मेम्ब्रेन, कई बार नीट में पूछा गया यहाँ से क्वेश्चन, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड सम बैक्टीरिया। तो ये पोरिन्स एक चैनल्स का नाम है। यहाँ से कुछ प्रोटीन्स पास कर सकते हैं अप टू सम मॉलिक्यूल, मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स प्रोटीन्स के यहाँ पे पास कर सकते हैं, जिनको पोरिन्स कहा जाता है। ये पूछा जाता है कि पोरिन्स कहाँ पाया जाता है, तो आपको ये बताना है माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लास्टिड्स के अंदर पाया जाता है। इसी तरीके से कुछ बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और ये कुछ स्मॉल प्रोटीन्स को पास कर सकता है, इसी को पोरिन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद एक्वापोरिन्स है। एक्वापोरिन्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एक्वापोरिन्स एक्चुअल में वाटर चैनल्स को कहा जाता है। एक्वा का मतलब होता है पानी, सभी लोग जानते हैं। एक्वा गार्ड आपने सुना होगा। तो एक्वा वर्ड जो है पानी से लिया जाता है। एक्वा का मतलब होता है पानी। ये इस वाटर चैनल्स होते हैं, इनको एक्वापोरिन्स कहा जाता है। ठीक है, और ये 8 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स के बने होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया नीट के अंदर। 8 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स।
इसको कहा जाता है एक्वापोरिंस, ठीक है। एक्वा का मतलब होता है वाटर और पोरिंस का मतलब पोर्स, स्पेस, ठीक है, जगह या कोई चैनल या रास्ता जहां से पानी पास कर सकता है, जिसको एक्वापोरिंस कहा जाता है, ठीक है। पोरिंस और एक्वापोरिंस ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट होते हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसके आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सिमपोर्ट, एंटीपोर्ट और यूनिपोर्ट। ये भी एक्चुअल में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का ही टॉपिक है। तो यहाँ पे भी ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस स्पेशल प्रोटीन से जिसको हम ट्रांसपोर्टर्स कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब एक मॉलिक्यूल क्रॉस होता है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इस प्रोटीन के हेल्प से, तो उसको कहते हैं हम यूनिपोर्ट, ठीक है। ये क्या चीज़ हो रहा है, इसका नाम है यूनिपोर्ट। यूनि का मतलब होता है सिंगल, पोर्ट का मतलब ट्रांसपोर्ट से लिया गया है, ठीक है। तो यूनिपोर्ट, यूनिपोर्ट। उसी तरीके से अगर दो मॉलिक्यूल्स एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इसको कहा जाता है सिमपोर्ट, ठीक है। ए और बी दो मॉलिक्यूल हैं और दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसका नाम है सिमपोर्ट। ये सिंपली बस डायग्राम दे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें और कोई खास डिफरेंट नहीं है या कोई बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं, ठीक है। इसी तरीके से दो मॉलिक्यूल हैं लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक इस तरफ चल रहा है और एक इस तरफ चल रहा है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है एंटीपोर्ट। यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है, तो उसने कहा कि मैं भाई क्रॉस कर रहा हूँ, तू मेरे साथ आ जा, ठीक है। तो मैं जब सामने जाऊंगा तो तू पीछे आ जाना। तो इस तरीके से यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, इसको एंटीपोर्ट कहा जाता है, ठीक है। जब दो मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में चले सिमपोर्ट, जब एक ही मॉलिक्यूल क्रॉस करे तो उसको यूनिपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट डायग्राम दे करके क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें और ज़्यादा कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जैसे अभी हमने कुछ देर पहले आपको डायग्राम की हेल्प से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन समझाया था, उससे कुछ सिमिलरिटी है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है जिसको हम अपहिल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। यानी कि ये हमेशा मॉलिक्यूल्स को कम कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ लेकर के जाता है, और जाहिर सी बात है ऐसा काम करना हमेशा मुश्किल होता है। हवा की धारा में चलना आसान है, लेकिन हवा की धारा के अपोजिट चलना हमेशा मुश्किल होता है, ठीक है। नदी की धारा के साथ साथ तैरना और नदी के धारा के अपोजिट तैरना ये मुश्किल काम होता है। तो लो से हाई कंसंट्रेशन लेकर के जाते हैं मॉलिक्यूल्स को, ऐसे ट्रांसपोर्ट को कहा जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे भी स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं। यहाँ पे एक और खासियत है, यहाँ पे एटीपी का भी रिक्वायरमेंट होता है, यानी कि जब ये प्रोसेस किया जाएगा तो एटीपी का भी एक्सपेंस हमको करना पड़ेगा, इसीलिए इसका नाम एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी है, ठीक है। इसीलिए इसको अपहिल ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है। अपहिल ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। तो ये काम करने के लिए हमको एटीपी खर्च करना पड़ेगा, और एटीपी हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था कि हम बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो एटीपी बनाना काफ़ी मुश्किल है लेकिन खर्च करना काफ़ी आसान है। पैसे कमाना मुश्किल होता है, खर्च करना आसान होता है, ठीक है। तो ये एटीपी यहाँ पे खर्च करना पड़ता है, इसीलिए इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। इसको अपहिल ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। हाईली सिलेक्टिव होता है क्योंकि यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन है, तो सभी मॉलिक्यूल्स को नहीं जाने देगा, कुछ मॉलिक्यूल्स को जाने देगा, कुछ को रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। हाईली सिलेक्टिव होता है, और प्लस यहाँ पे प्रोटीन है तो यहाँ पे भी सैचुरेशन वाला कॉन्सेप्ट आएगा जो हमने आपको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में समझाया था। तो यहाँ पे भी सैचुरेशन वाली बात आ जाती है, ठीक है। इसी तरीके से इसको अपहिल ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में है। तो आज बस इतना ही। आज हमने क्या क्या चीज़ें समझी उसको हम समराइज कर देते हैं और क्लास को ख़त्म करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने आपको बताया कि इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहला पार्ट है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, दूसरा पार्ट है प्लांट वाटर रिलेशन, और तीसरा पार्ट है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर हमने आपको समझाया कि मॉलिक्यूल्स को जब आसपास भेजना होता है, एक सेल से दूसरे सेल के अंदर या सेल के अंदर ही ट्रांसपोर्ट करना होता है किसी मॉलिक्यूल को या किसी सब्सटेंस को, तो उसको कहा जाता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करने के लिए बेसिकली 3 प्रोसेस काम में लिए जाते हैं, एक है डिफ्यूज़न, एक है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, और तीसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसी तरीके से एक और चीज़ हमने आपको समझाया मीन्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट में हमने आपको 2-3 बातें बताई। एक तो जाइलम के अंदर वाटर और मिनरल यूनि डायरेक्शन ट्रांसपोर्ट में चलता है, यानी कि सिर्फ जड़ से या रूट से ऊपर की तरफ जाता है, स्टेम और अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट की तरफ। और फोटोसिंथेटिक मटेरियल बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट में चलते हैं। लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस हुआ, ग्लूकोज बना, उसको सुक्रोज में कन्वर्ट किया, और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे, और फिर नीचे की तरफ जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे, यानी कि बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्लोएम के अंदर। और तीसरी बात हमने आपको बताई कि ऑर्गेनिक और मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट में चलते हैं, और कुछ और मॉलिक्यूल्स जो सेंसेंट पार्ट में होते हैं उनको भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का जो पार्ट है
उसको हम लोग सेकेंड लेक्चर में समझेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।